भाई K2 प्लान सिंपल है। K2 यानी कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड है, माउंटेन पीक्स, वो भी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और K2 यानी कि K कश्मीर, K खालिस्तान, ये पाकिस्तान का रेफरेंस है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब आगे चल के क्या होगा, इस वक्त क्या हो रहा है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, और अभी तक अमृतपाल सिंह नहीं पकड़ा गया। र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि हो सकता है उसको पकड़ लिया और कहीं और डाल दिया हो, लेकिन हमें इस वक्त कुछ नहीं पता कि अमृतपाल सिंह कहां है, क्योंकि मीडिया ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। ভারত সরকার সহ এনআইএ এই নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তিত। আপনারা সবাই জানেন খালুচিস্তান মুভমেন্ট নিয়ে এর আগেও কি হয়েছে। বিগত কিছু সময় থেকে ভারতের পাঞ্জাবে আবার এইসব শুরু হয়েছে, যা ভারতের জন্য খুব খারাপ। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর কি বলেছেন দেখুন। K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है, किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है, उसको लाया जाता है। और अचानक ये बंदा, जिसको कोई नहीं जानता, दीप सिद्धू जो था वारिस पंजाब का, वो तो एक्टर था, उसको 10 लोग पहचानते थे, इसको कौन जानता है। वो फिर भी एक्टर था, तो वो तो स्क्रीन पे आता था, इसको तो कोई नहीं जानता था। एक अननोन क्वांटिटी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कैच करा वहां पे, दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो रेडिकलाइज्ड खालिस्तानीज थे, और आईएसआई ने अमृतपाल सिंह को वहां पे ग्रूम करना शुरू करा। इसकी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जो थी, इसको यह बताया गया कि भारत बुरा है, इसको यह बताया गया कि भारत बहुत जुल्म कर रहा है सिखों पे, इसको यह बताया गया कि भारत ने यह करा वो करा, दुनिया भर की चीजें, जो ड्रामा था, इसको पूरी झूठी जो थी चीजें इसके दिमाग में फिट करी हैं, और इस बंदे को यहां पे लाया। दीप सिद्धू मर गया, जब तक दीप सिद्धू था वो आईएसआई का काम कर रहा था। अब अमृतपाल सिंह आ गया, दीप सिद्धू की जगह वारिस पंजाब में इसका चीफ बन गया। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और बहुत जरूरी है समझना। देखिए, ऐसा है, ये कर क्यों रहा है पाकिस्तान? 2-3 कारण है। मैंने बोला था ना, पहले जड़ों पे जाते हैं, फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जज्बा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों चीजें चाहिए, इनके फौज के जर्नलों के करप्शन, ठीक है। और इसलिए ये खुद नहीं लड़ते, क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है, तो इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। और मर्द के बच्चे तो खुद आके लड़ो यार, वो काम नहीं करना है इन्होंने। जिहाद करेगा गरीब का बच्चा, इनका लड़का जाएगा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए। तो पाकिस्तान में ये चीज क्लियर, और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसकी जड़ें, पाकिस्तान ने बोला कि भाई इसको लॉन्च करो, इसको पैसे वैसे दिए, इसकी फंडिंग दी। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो गुरुद्वारा साहब है ना, फॉरेन कंट्रीज में, आपके लंदन में, आपके कनाडा में, यूएस में, कई जगह, जो पवित्र पावन जगह है, जो भगवान का घर है, उसको करप्ट कर दिया इन लोगों ने। वहां पे इन लोगों के डोनेशन बॉक्सेस में मोटा मोटा पैसा डलता है। किस पैसे से फंडिंग होती है? नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मूवमेंट की। और उसी प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को दुबई से वापस इंडिया लाया गया, और यहां पे आके इसको छोड़ दिया गया, इसका प्रचार करा, खूब करोड़ों रुपए डाले, इसकी पूरी फौज बनाई गई। वरना एक ट्रक ड्राइवर की क्या हैसियत है भाई? आप एक बात बताइए, एक अनजान बंदा, खुद सोचिए जरा, जो मीडिया कह रही है आपको ना, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मारिए गोली, डज नॉट मैटर, जाने दो उसको। एक ट्रक ड्राइवर, ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर दुबई से आता है, जिसको कोई नहीं जानता, और अचानक हर एक मीडिया वाला उसके मुंह के अंदर माइक डालने को तैयार है कि अमृतपाल सिंह जी आप, एक तो मीडिया भी ऐसी है ना, मीडिया भी ऐसी है कि फालतू की बकवास जरूर उनको करनी है अपने न्यूज बाइट्स के लिए। हाँ बताइए अमृतपाल सिंह जी, आप क्या समझते हैं? हम तो भारत के संविधान को मानते नहीं। अमृतपाल सिंह मारा जूते इसको खींच खींच के, भारत के संविधान को नहीं मानता। और भारत का संविधान के लिए ना फिर कुछ और करना पड़ेगा इसको, तब ये मानेगा भारत का संविधान। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये सांप है, ये अपने आप को सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं। मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो जब परेशानी सामने आई है, खतरा सामने आया है। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने इतिहास में पढ़ा। फौज में आप कितने परमवीर चक्र हैं, कितने अशोक चक्र हैं, कितने महावीर चक्र हैं, कितने शौर्य चक्र हैं, अगर मैं सरदारों की लिस्ट बताऊं, वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। हमने तो नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको ये बोल ही नहीं सकता कि वो सिख है जिसके सामने परेशानी आई वो भाग गया। ये पहला आदमी, ये खोटा सिक्का है, ये सरदार है ही नहीं, ये खोटा सिक्का है।
और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामने से पुलिस है, ठीक है, पहले इसने गुरु ग्रंथ साहिब को सामने ले गया, पुलिस वाले बैक ऑफ कर गए। सही बात है, कोई भी मैं होता मैं बैक ऑफ कर जाता यार, मैं थोड़ा ना फिर इसके ऊपर चढ़ दौड़ता, मैं नहीं करता, क्योंकि सामने गुरु ग्रंथ साहिब है, इसने उसका फायदा उठाया। ठीक है, ये आदमी सिर्फ कमजोर नहीं है, ये कपटी भी है, ये चोर उचक्का भी है, राइट। इसके अलावा इसने क्या करा देखो, अब जब पुलिस आई ये भाग गया। ठीक है, तो ये आईएसआई का एक मोहरा है जो पंजाब में दोबारा जहर फैला रहा है। मैं एक और आपको बता देता हूं सिमिलैरिटी पंजाब और कश्मीर के बारे में। दोनों जगह में इंडिया की मैक्सिमम ड्रग प्रॉब्लम्स हैं। आपने तो उड़ता पंजाब पिक्चर देख ली, इसलिए आपको पता लग गया कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था, जो बाहर वाले थे, जो साउथ इंडिया के थे या नॉर्थ इंडिया के थे, ईस्ट और वेस्ट के थे, सेंट्रल कहीं के भी थे, उनको यही नहीं पता था कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। सुनी थी वैसी उड़ती उड़ती बातें, वो तो पिक्चर आ गई उड़ता पंजाब, तो सब लोगों को पता लग गया कि यार ऐसा कुछ है। उड़ता कश्मीर भी है भाई साहब, उड़ता कश्मीर भी है। कश्मीर वैली में इतनी भयंकर ड्रग प्रॉब्लम है कि लोग उसके बारे में बात करना, मैं तो जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है सच्चाई जमीन पे क्या है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पे पंजाबियों को बर्बाद कर दिया, उनको ड्रग्स दे देके। पहली बात तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता, चलो इसके बारे में नहीं पता था, अननोन क्वांटिटी था, ये आ गया वापस। सबसे पहले जितने भी खालिस्तानी हैं, टॉप 1000 जितने भी आप आइडेंटिफाई करें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया पीरियड। दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विथ इंडिया पीरियड। दे शुड नॉट बी अलाउड टू सेंड मनी और रिसीव मनी फ्रॉम इंडिया पीरियड। कहानी खत्म, आप उनको ब्लैकआउट कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि खालिस्तान उनको कहां बनाना है, कनाडा में तो बनाना नहीं है, उनको तो बनाना पंजाब में। इनको यही गलती हमने करी जब ये कश्मीरी रेडिकल्स जाके तुर्की में रहते थे, वहां से जाके इंटरनेट पे जहर उगलते थे और यहां पे आके अपना आराम से कश्मीर में गर्मियों में आए, अपना टाइम वाइम बिताए, फिर वापस तुर्की चले गए जहर उगलने के लिए। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के जा रहे हैं, ठीक है, पकड़ के इनको लगाओ डंडा 4-4, बिल्कुल जय हिंद बोलेंगे ये और जनमन गन भी गाएंगे खड़े होके। वो तो हम बड़े सॉफ्टली इनके साथ पता नहीं क्यों डील करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी फंडिंग एनआईए ब्लॉक करे, वारिस पंजाब को डिक्लेयर इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फर्क पड़ता है, डिक्लेयर वारिस पंजाब दे अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबको जेल में डालो, टेररिज्म का चार्ज लगाओ, जिंदगी भर तक अपनी एड़ियां घिसते रहे कोर्ट कचहरी में, घिसते रहे कोर्ट कचहरी में। लेट दिस बी अ लेसन टू एवरी इंडियन who holds an Indian passport, who holds Indian Aadhaar card and citizenship. So boss, you go against the state. ठीक है, तुम स्टेट के खिलाफ अगर तुम जाते हो तो फिर देखना तुम्हें उल्टा लटका के पीटेंगे। तुम्हारी पुश्तें जो है ना वो याद रखेंगी कि तुमने क्या काम करा है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टेट पुलिस है, देखो मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता हूं। पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल कमेंट हियर, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस हो, तो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, साउथ इंडिया की हो, नॉर्थ इंडिया की हो, एनीवेयर इन इंडिया, इट इज डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर। ये अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, जहां पे जो पुलिस थी दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। आज भी पुलिस में, मैं आपको एक बात सच्ची बात बता रहा हूं, 1861 1861 की पुलिस एक्ट है जो आज भी चल रही है। हम लोग 2023 में बैठे हैं, मार्च में 2023 में 1861 की पुलिस एक्ट चल रही है। दैट इज व्हाई एवरी पॉलिटिशियन वांट्स टू कंट्रोल द पुलिस। हर एक पॉलिटिशियन पुलिस को कंट्रोल करना चाहता है। और पंजाब पुलिस अगर लीडरशिप ठीक मिले तो पंजाब पुलिस कमाल कर सकती है। ये कमाल कर चुकी है कई बार पहले भाई, ये कोई नई बात थोड़ा ना बता रहा हूं मैं आपको कि पंजाब पुलिस कमाल कर देगी तो नहीं, वो कर चुके हैं कई बार, लेकिन इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अमृतपाल सिंह क्या करता है, अमृतपाल सिंह ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ता है जिसका बिल्कुल खेल खराब हो चुका है, जो वापस आ ही नहीं सकते, और उनसे बना रहा है ये बंदा सुसाइड स्क्वाड, यानी कि मानव बम दस्ता। एक पूरी टीम बना रहा है जो कि सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, जो सुसाइड वेस्ट बांधेंगे और फट जाएंगे। अच्छा, यहां पे आप देखिए दिलावर सिंह वो था पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को जिसने मारा था, वो भी सुसाइड बॉम्बर था दिलावर सिंह को उनका हीरो बताया जा रहा है कि भाई अगर तुम्हें बनना है तो दिलावर सिंह जैसा बनना है। तो ये लोग जो हैं
जिनको अमृतपाल सिंह तैयार कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए, क्या ये नॉर्मल लोग हैं? नहीं, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनका दिमाग कुंद हो चुका है, इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, जो कि ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये खास तौर से ऐसे केस चुन रहा है, ऐसे लोग चुन रहा है, ड्रग एडिक्ट्स जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिनका आगे पीछे वाला कोई नहीं है, फिर उनको बोल के कि ठीक है हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, तो वहां पे जाके फट जाना। अब जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा उसके लिए तो बहुत अच्छा सौदा है, वो जाएगा और ऐसे काम करने की पूरी कोशिश करेगा। यह अमृतपाल सिंह की फौज है। तो दोस्तों, पता लगा है कि दलजीत सिंह कलसी, जो कि अमृतपाल सिंह का खासुल खास आदमी है, उसका राइट हैंड मैन है, उसने एक खास आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करी। यह इनका प्लान था और इन्होंने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दी थी। जिसी का पार्ट था वो सो कॉल्ड खड़कू, यानी कि सुसाइड बॉम्बर रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उन लोगों को हायर करके पब्लिक प्लेसेस में फटना, सुसाइड बॉम्बिंग। तो यह आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करी गई, जिसके लिए पता लगा है कि विदेश से 35 करोड़ रुपए भारत आए हैं। 35 करोड़ रुपीज हैज बीन रिसीव्ड बाय अमृतपाल सिंह एंड हिज एड। आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने के लिए, उनके लिए हथियार खरीदने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए। अब देखिए, यह पहली बार नहीं आया होगा पैसा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह जानने की जरूरत है। यह 35 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ आए होंगे। अगर आपको पंजाब में आग लगानी है और हिंदुस्तान के दिल में ठेस पहुंचानी है, तो क्या वो काम 35 करोड़ में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ये कई 100 करोड़ आए हैं, कई 100 करोड़ आए हैं, जिसमें से 35 करोड़ का पता लगा है दोस्तों। तो ये लोग ये काम कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है और इसका प्रूफ मिल चुका है। और ये मामला डाउट में नहीं रहा कि ये कैसे आ गया ये आदमी, ये दुबई से आ गया आदमी, ये तो ड्राइवर था। अरे भाई एक बात बताइए, आज की तारीख में वो ड्राइवर है, वो दुबई से आता है, ड्राइवर है, आज की तारीख में ड्राइवर है। 4 दिन के बाद उसके बाद 20-20 गाड़ियों का काफिला कहां से आ गया? अचानक वो हर जगह जा रहा है, इतना पैसा उसके पास कहां से आ गया? अगर वो दुबई में भी ड्राइवर था, वो करोड़पति थोड़ा बन गया भाई दुबई में गाड़ी चलाते चलाते। तो जब एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करा, जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेट करा, जब बाकी एजेंसीज ने, खुफिया एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा जी 35 करोड़ की तो एक खेप मिल रही है। ये भाई बाहर से पैसा ला रहा है और भारत में इंतजार फैला रहा है, भारत में ये पूरी गड़बड़ फैला रहा है। तो ये पकड़ा गया आदमी। दोस्तों, एक और रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट इस प्रकार से है कि पीटर फ्रेडरिक करके एक शख्स है जो कि अमेरिका में रहता है। मैंने आपको भी बोला ना 35 करोड़ रुपए आए। इस आदमी का काम यही है, पीटर फ्रेडरिक पैसे दाएं बाएं करता है और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके एक खास किस्म का माहौल बनाता है भारत के खिलाफ। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, जो संगठन है इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज, OFIM। OFIM को यह चलाता है और खास तौर से पाकिस्तान और तुर्की, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और टर्किश इंटेलिजेंस दोनों मिलकर यह जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें पीटर फ्रेडरिक काम करता है। ये दोनों देश मिलकर भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं और ये दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज पीटर फ्रेडरिक को पैसा देती हैं। तुर्की पैसा देता है, पाकिस्तान पैसे देता है। और जो लोग आप ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान तो भूखा है, भिखारी है, कंगाल है, उसके पास पैसा कहां से आया, भाई देखिए, जब पाप करना होता है ना, पैसे आ जाते हैं। ये नार्को टेरर का पैसा है, ये पैसा ड्रग्स का है जो पाकिस्तानी जर्नल, पाकिस्तानी आर्मी बेचकर पैसा कमाती है, जिससे लोगों को ये फंड करती है पीटर फ्रेडरिक जैसे। और इसका एक और साथी है, मैं आगे चल के बात बताता हूं, अली केस्किन, इसका नाम है अली केस्किन। और जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, उसका नाम है MIT टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी, और पाकिस्तान की ISI मिलके अली केस्किन और पीटर फ्रेडरिक मिलके भारत के अंदर ये काम करवाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैकअप करते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और जब कोई बड़ा इदारा, बड़ा डिपार्टमेंट या बड़ा कोई मीडिया हाउस भारत के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, मार्क माय वर्ड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री में लोगों का हाथ था, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन आप इसको दूर भी नहीं कर सकते, आप इसको नकारा भी नहीं कर सकते। ये लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ये लोग मीडिया वॉरफेयर करते हैं, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं। दोनों में फर्क है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।